हेलो हेलो लर्नर्स। हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीड्यू स्टार्ट की हुई है। उसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हम आज कर लेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5th नेम इज़ द समिट विद इन। समिट होती है बैठक या कॉन्फ्रेंस, हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है विद इन, मतलब इंसान के जो अंदर चलती है समिट या कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके राइटर हैं HPS अहलूवालिया। इन्होंने अपने अंदर की प्लस माउंट एवरेस्ट की, इन्होंने दोनों समिट के बारे में बताया है कि अंदर से इंसान को कैसा फील होता है माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद, या उस शिखर की चोटी पे जो कि एम होता है हमारा शिखर पहुंचना, उसके बाद कैसा फील होता है इंसान को, ठीक है। वो सब अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। सो देखते हैं। मेजर HPS अहलूवालिया, मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन होता है योजना, योजना नहीं, अभियान। जो अभियान चलता है माउंट एवरेस्ट की तरफ जो अभियान चलाते हैं, तो उसके फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन के मेंबर बने थे कौन? HPS अहलूवालिया। 1965 की जो एक्सपीडिशन थी, फर्स्ट सक्सेसफुल थी ये, उसके मेंबर बने थे कौन? HPS अहलूवालिया। नेक्स्ट है समिट ऑफ एवरेस्ट। इसके बारे में क्या कहते हैं? ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, मतलब वो बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद क्या फील होता है। ओवरवेल्म्ड होता है यानी कि गदगद होना किसी चीज़ से, गदगद यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल या फील करना, ठीक है। तो सेंस ऑफ जॉय मतलब खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं। थैंकफुलनेस टुवार्ड्स गॉड, गॉड के प्रति थैंकफुल होते हैं हम कि वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, और कि इस काबिल थे तभी पहुँचे। तो गॉड के जो थैंक करते हैं कौन? अहलूवालिया, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं। तो ये सब वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आगे जो हमारे राइटर हैं वो अपने ही मतलब कुछ सवालों के जवाब देते हैं जो कि कॉमन पब्लिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने एवरेस्ट को ही क्यों चुना, ठीक है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, माइटिएस्ट एंड हैज़ अ ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्ट रॉक एंड आइस। तो उन्होंने इसको क्यों चुना था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी हाइट थी, माइटिएस्ट यानी कि स्ट्रोंगेस्ट हम लगा सकते हैं, और इसको चढ़ने में जो रॉक्स एंड आइस, बर्फ़ तो होती ही है, ठीक है, तो रॉक्स और आइस का जो स्ट्रगल था चढ़ने में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा था वो स्ट्रगल, इसलिए उन्होंने चूज़ किया माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है समिट ऑफ माइंड। अब मैंने आपको बताया कि समिट ऑफ माइंड एंड समिट ऑफ एवरेस्ट दो तरह की बात की गई है इसमें। समिट ऑफ माइंड देख लेते हैं क्या है। टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, उन्होंने बोला है कि ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना, मतलब बाहर से हम जीते, ठीक है, फिजिकली हमने माउंटेन क्लाइंबिंग की या जो भी हमें फिजिकल स्ट्रगल हुआ वो डिफरेंट है, और माइंड का जो स्ट्रगल है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी पर्सन जो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेगा उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 3 क्वालिटीज़ उसको चाहिए, और वो क्वालिटीज़ क्या हैं? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। विल पावर यानी कि स्ट्रोंग होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो राइटर बोलते हैं एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता अब क्यों चाहिए? देखो, हमें लाइफ में मतलब कोई डिस्टर्ब करे या हमें डिस्ट्रैक्ट करे तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना, ठीक है, इस तरीके से। और उनको कैसे चाहिए थी? माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए सहनशीलता। इतनी ज़्यादा हार्ड कंडीशंस होती हैं, बर्फ़ होती है, ठंड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए एंड्योरेंस चाहिए ही चाहिए। परसिस्टेंस होती है एक तरीके से जिद, हम बोल सकते हैं जिद, ठीक है, किसी चीज़ को पाने की, मतलब कुछ भी हो जाए तो हमें करना है तो करना है, इस तरीके से वो वाली सेंस। और विल पावर यानी कि हमारी जो माइंड की पावर है, विल पावर मतलब हमें इच्छा शक्ति, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन तीनों क्वालिटीज़ के बेस पे हम लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको ओवरकम यानी कि उनसे पार पा सकते हैं। नेक्स्ट है
जो समिट से आता है, अब राइटर बोलते हैं समिट से क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं। एक तो है कॉमरेडशिप। कॉमरेडशिप होते हैं सहयोगी, मतलब फ्रेंडशिप नेचर बोल सकते हैं। तो वो कैसे आता है कि जब दो लोग एक साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो वे एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि रस्सी। ये मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको जिससे आप समझ सको, ठीक है। तो रस्सी शेयर कर सकते हैं, जैसी बात है वो खाना पीना या एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके से एक सहयोग करने का जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो पैदा होती है ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग। अब आता है मेन पॉइंट जहाँ से आया है हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर में यहाँ से आया था क्वेश्चन, ऑथर लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है। जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने क्या छोड़ा था वहाँ पे, मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वो एज अ साइन क्या छोड़ के आए थे, गुरु नानक देव जी की पिक्चर, क्योंकि वो थे सरदार, ठीक है, सरदार या सिख थे, तो इसलिए गुरु नानक देव जी की पिक्चर छोड़ के आए थे। रावत उनके साथ ही कोई कंपेनियन था उनका, तो उन्होंने क्या छोड़ा था, दुर्गा माता की पिक्चर। और फू डोलजी उन्होंने क्या छोड़ा था, रैलिक ऑफ द बुद्धा। रैलिक होता है कोई चिन्ह या साइन, ठीक है, तो बुद्धा का। एडमंड हिलरी ने बरीड अ क्रॉस, बरीड होता है मतलब दफनाना, ठीक है। अ क्रॉस उनका साइन जो है क्रिश्चियंस का, क्रॉस अंडर अ कैरन इन स्नो, मतलब कैरन होता है गुफा, तो गुफा में बर्फ़ की एक गुफा सी बनी हुई थी, उसके नीचे उन्होंने दफनाया अपना क्रॉस। तो इस तरीके से सभी ने अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना साइन छोड़ा, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इनको मेरे ख्याल से सबको ही ध्यान रख लो तो ज़्यादा बेटर है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑथर थे सिख, तो उन्होंने क्या छोड़ी थी, गुरु नानक देव जी की पिक्चर। रावत ने छोड़ी थी दुर्गा की। फूडोरजी ने रैलिक ऑफ बुद्धा। एडमंड हिलरी ने, इनके नाम से ही मैक्सिमम तो हमें पता लग जाएगा कि देखो एडमंड हिलरी इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश, फूडोरजी कुछ अलग सा है तो बुद्धा की। रावत है इंडियन नेम, तो हिंदुओं का नाम है तो उन्होंने छोड़ी थी दुर्गा की। और इन्होंने जो हमारे ऑथर हैं अहलूवालिया, तो आपको ये अहलूवालिया सरनेम से ही पता लगता है कि वो सरदार हैं। तो गुरु नानक देव जी की पिक्चर उन्होंने छोड़ी थी। ये सब सिंबल थे उनकी रेवरेंस, नोट ऑल आर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस नोट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब जीत के नहीं, उनकी रेवरेंस एक तरीके से मतलब उनके माइंड की भी, और उन्होंने एक तरीके से उन्होंने मतलब वो जीत लिया जो वो पाना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ उन्होंने जीत ली। ये उस चीज़ का सिंबल है कि वो किस किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और अपने गॉड के प्रति उनकी जो अपने गॉड के प्रति जो उनका वर्शिप नेचर है वो दिखाई देता है इन चीज़ों से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। वैसे ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अब समिट विद इन के बारे में राइटर बताते हैं। ईच मैन हैज़ विद इन हिज ओन माउंटेन पीक। वो बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर एक माउंटेन पीक होती है, ठीक है। पीक कैसी होती है, फियरफुल एंड अनस्केलेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता और डर से भरी। क्लाइंबिंग दिस इनसाइड पीक इज़ लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट टू। इस अंदर की पीक को चढ़ना भी माउंटेन क्लाइंबिंग जैसा ही है। बोथ द क्लाइंब्स चेंज यू, दोनों जो क्लाइंबिंग है वो आपको बदल के रख देंगी, यानी कि इनसाइड भी एंड आउटसाइड भी। आउटसाइड आप स्ट्रोंग हो जाओगे, अगर इनसाइड होगी तो वो मेंटली आपको स्ट्रोंग बना देगी, ठीक है। तो दोनों हैं क्लाइंबिंग्स आपको चेंज कर देंगी। द इंटरनल समिट इज़ परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और राइटर क्या बोलते हैं कि जो हमारी इंटरनल यानी कि इंसान के अंदर की जो समिट है वो हाई है, बजाय कि माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उससे ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो ये चैप्टर था हमारा कंप्लीट हुआ यहीं पे, द समिट विद इन। राइटर का नेम है HPS अहलूवालिया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्या है। 6th चैप्टर इज़ दिस इज़ जोडीज़ फोन। जोडी एक बच्चा है और फोन है मतलब एक जो हिरन होती है, डियर का मतलब बेबी, चाइना डियर है। फ़ोन चाइना डियर है, उसकी सॉफ्ट सी स्किन होती है, तो उसके बारे में है। जोडी एंड फ़ोन के बारे में है ये लेसन पूरा। इसके राइटर हैं मरोजी किनन रोलिंग। देखते हैं जोडी के फादर जो हैं पेनी।
बिटन बाय अ रैटल स्नेक के द्वारा उनको काटा गया। उन्होंने क्विकली क्या किया कि वो अपनी जान बचा सके। ही क्विकली किल्ड द डो है अब फ़ोन की मदर, ठीक है, डो है फ़ोन की मदर, एंड यूज्ड डोज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ पॉइजन। तो उसके पैनी यानी कि जोडी के फादर जो है उन्होंने क्या किया, जहर को निकालने के लिए जो फ़ोन की मदर है यानी कि डो का हार्ट एंड लीवर उसने यूज़ कर लिया अपना जो सांप का जहर निकालने के लिए। तो डोज बेबी अ लिटिल फोन लेफ्ट अलोन। तो जो डो का बेबी था कौन, लिटिल फोन, वो अकेला रह गया। और ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, किसको, जोडी को। उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो वो अपने पेरेंट्स से क्या कहता है जोडी, देखते हैं हम। जोडी बोलता है, जोडी अब उसको फ़ोन को लेके आना चाहता है अपने घर, FAWN, फ़ोन को लेके आना चाहता है अपने घर, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत छोटा बच्चा है और उसको केयर की ज़रूरत है, ठीक है। वांटेड टू रेज द फ़ोन एंड आस्क्ड दिस टू हिज फादर। तो उसके पापा से पूछता है वो ऐसे बेचारा सा मुंह बना के कि मैं उसको फ़ोन को अपने घर लेके आना चाहता हूँ और वो अकेला रह गया। तो मतलब पापा मान जाते हैं। ही परमिटेड टू डू दैट बट आफ्टर टेलिंग हिज मदर। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी मदर से पूछ लो कि वो खाना वगैरह दे देंगी क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वो मदर के पास जाता है, पूछते हैं। तो मदर पहले तो मना कर देती है। माँ का नाम क्या है इसमें बताया हुआ, माँ बैक्स्टर। तो उन्होंने पहले मना कर देती हैं, लेकिन फिर वो बोलता है कि खाना वगैरह आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं मेरा दूध है ना, मतलब वो दूध पीता है वही मैं दे दूँगा फ़ोन को। तो माँ एग्री हो जाती है। अब डॉक्टर विल्सन है इस चीज़ में उसकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर विल्सन एंड मिलविल, ये सब वहीं पे मतलब कर्मचारी टाइप में कुछ हैं, आप ऐसे लगा सकते हो, या हेल्पर हैं उनके घर में, ठीक है। तो वो उसकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर विल्सन बोलते हैं नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। उसकी माँ को क्या बोलते हैं कि इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कि उसके पापा की जान बच गई लेकिन डो की मदर मर गई। डो को मार के उसके पापा की जान बच गई। तो उस जो फ़ोन है अब उसकी केयर हमें करनी पड़ेगी, मतलब जोडी की इच्छा है तो इसको उसने बूस्ट कर दिया थोड़ा सा कि उसकी हेल्प तो हमें करनी पड़ेगी, इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। अब मिलविल क्या कहते हैं कि मैं ऑफ़र करता है कि मैं अपने हॉर्स पे जोडी को लेके जाऊंगा जंगल, जहाँ से वो लेके आएंगे फ़ोन को। तो इस तरीके से डॉक्टर विल्सन एंड मिलविल जोडी की हेल्प करते। मिलविल आस्क जोडी हाउ ही न्यू दैट द फ़ोन वाज मेल। अब मतलब ये जा रहे हैं रास्ते में और ऊट पटांग से क्वेश्चन करते जा रहे हैं ऐसे ही। तो मिलविल पूछता है कि जोडी से कि आपको कैसे पता है कि जो फ़ोन है वो मेल है। तो जोडी रिप्लाई करता है स्पॉट्स ऑन द फोन वर ऑल इन अ लाइन इंडिकेटेड दैट फोन वाज मेल। मतलब जोडी को थोड़ा बहुत साइन पता है कि जो फ़ोन की जो स्पॉट्स हैं लाइंस में, वो पूरे एक लाइन में बने होते हैं, जो भी स्पॉट्स होते हैं। तो लाइन में बने होने से ये इंडिकेट होता है कि जो फ़ोन है वो मेल है। तो विल सेंट बैक टू होम, जो जोडी है वो मिल को वापस भेज देता है घर पे। क्योंकि वो चाहता है कि वो अकेला फ़ोन को ढूंढे। अगर उसको फ़ोन मिल जाता है तो वो खुशी भी मिल के सामने नहीं दिखाना चाहता, और अगर वो नहीं मिलता है फ़ोन तो भी वो जो उसका जो दुख है उसको भी वो नहीं दिखाना चाहता। तो वो मिल को घर पे वापस भेज देता है। जोडी ब्रिंग्स द फ़ोन होम, लेकिन जोडी को जो फ़ोन है वो मिल जाता है और वो उसको घर लेके आता है बहुत अच्छे से, और अपने आप उठा के लाता है जंगल से। तो वो थक भी जाता है। जोडी वाज चार्म्ड एंड टायर्ड टू, जोडी खुश भी होता है और थक भी जाता है और कहता है आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मतलब थोड़ा सा थक गया तो वो बोलता है कि मैं सांस ले लूँ अब, उसके बाद मैं तुम्हें उठाऊँगा। जोडी ऑफर्ड मिल्क टू, यहाँ पे जोडी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा फाउन, FAWN, ठीक है। तो फाउन को दूध वगैरह देता है, इस तरीके से उसकी केयर करता है। और ये लेसन यहीं पे एंड हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप यहाँ से देखो क्वेश्चन जो बन सकता है, एक तो राइटर का, ठीक है, दूसरा है
जोडी के फादर को क्या हुआ था, मतलब जिसकी वजह से उनको डो को मारना पड़ा, तो वो था रेटल स्नेक ने उनको काटा था उसके पॉइजन को दूर करने के लिए। ठीक है, अब ये बात किसको अच्छी नहीं लगी थी, जोडी को। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जोडी के फादर को जब स्नेक काटता है तो वो उसके लिए क्या रेमेडी यूज़ करता है। ठीक है, इस तरीके से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राइटर नेम बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज इज़ अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में विजिट के बारे में है ये लेसन, अबाउट 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसेबल्ड पीपल। 2 लोगों की ये स्टोरी है जो एक्सट्रीम हम कह सकते हैं डिसेबल्ड हैं, उनकी मीटिंग होती है कहाँ पे, कैम्ब्रिज के बारे में। तो वो डिस्कस करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। इसमें है हमारे राइटर का नेम है फिरदौस कांगा एंड जिनको वो मिलते हैं उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का नेम आई थिंक आपने सबने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में या एक साइंटिफिक तरीके से न्यूज़ में भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है वो साइंस से है, स्टीफन हॉकिंग्स। ठीक है, तो फिरदौस कांगा, ये दोनों जो हैं ये फिज़िकली चैलेंज्ड हैं दोनों, और फिज़िकली चैलेंज्ड भी नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी दोनों की मीटिंग होती है और वो एक दूसरे से नहीं, मोस्टली जो फिरदौस कांगा है वो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके जवाब दिए जाते हैं स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा। तो उसके बारे में है ये पूरा लेसन। फिरदौस कांगा का दूसरा जो ये लिया गया है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ये कहाँ से लिया गया है ये ध्यान रखना। ये बुक का नेम है हेवन ऑन व्हील्स। हेवन ऑन व्हील्स, व्हील्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग हैं वो व्हील चेयर पे ही चलते हैं, वो ऐसे चल नहीं पाते। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान हम कर सकते हैं इसको या कनेक्ट करके एक दूसरे से। देखते हैं स्टीफन हॉकिंग्स कौन थे। सक्सेसर ऑफ न्यूटन, मतलब इनको बोला गया है, लोग उपाधि दी गई है एक तरीके से कि जो अगली जनरेशन है न्यूटन की, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो हैं स्टीफन हॉकिंग्स। ग्रेट साइंटिस्ट हैं, सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, इनको पैरालिसिस है, दैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टीफन हॉकिंग्स को क्या है, पैरालिसिस। ठीक है, और वो बोलते कैसे हैं, स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन मशीन, उनके पास एक मशीन है और उसके ऊपर पंच करने से कुछ वर्ड्स आते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसके थ्रू अपना वो मैसेज कन्वे करते हैं टू राइटर। यही उनका बोलने का तरीका। कैसे, स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। तो मशीन जैसी आवाज़ उनके लिए बोलती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। ठीक है, एस्ट्रो अबाउट स्पेस, फिजिस्ट फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, इस बुक के ऑथर हैं। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पास कोई चैप्टर नहीं है और यहाँ से ये एक क्वेश्चन लिया जा सकता है कि इसके राइटर कौन है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, तो स्टीफन हॉकिंस इसके राइटर हैं। अब है अपोजिट में कौन है राइटर हमारे, यानी कि फिरदौस कांगा, ये भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो इनको एक फिक्स टाइम मिलता है बाय स्टीफन हॉकिंग मीटिंग के लिए, जो था 3:30 से 4 बजे इवनिंग टाइम, 3:30 से 4 बजे, यानी कि सिर्फ आधा घंटा मिलता है। और फेल्ट दैट द डिसेबल्ड गोट फेड अप, मतलब उनको बात करने से, स्टीफन हॉकिंग के साथ बात करने से उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो फेड अप यानी कि अक जाते हैं विद पीपल आस्किंग देम टू बी ब्रेव। जब
लोग उनसे आकर मतलब बार बार पूछते हैं कि ब्रेव रहो, मतलब उनकी वो कितने ब्रेव हैं, या उनसे कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको मतलब सिंपैथी देना चाहते हैं। तो जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो इस चीज़ से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनकी डिसेबिलिटी, ठीक है, वो कुछ भी डिसेबिलिटी हो जाए वो कोई अच्छी नहीं होती है, मतलब हम गुड फील नहीं करते ना तो दूसरे के प्रति, मतलब आप सपोज करो अगर हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो हमारा माइंड खराब हो जाता है, ऐसे कि भी चोट लग गई है, उदास हो जाते हैं। तो इसी तरीके से राइटर डिसेबल्ड पर्सन को बोलते हैं कि उनको अच्छा फील नहीं होता जब लोग उनसे बात करते हैं। के बारे में बताया गया है कि वो कौन है, राइटर एंड जर्नलिस्ट जो हमारे राइटर हैं। बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। अब ये देखो फिरदौस कांगा को क्या प्रॉब्लम थी, ब्रिटल बोन्स, यानी कि एक तरीके से हड्डियां ऐसी थी जो बार बार टूट जाती है, मतलब हड्डियां मजबूत ना होना उनकी। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और जब वो बच्चे थे तो उनकी हड्डियां थी वो बहुत जल्दी टूट जाती थी। ऑल्सो मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। तो वो भी कैसे थे, व्हील चेयर पर ही चलते थे। तो इन दोनों फिरदौस कांगा एंड स्टीफन हॉकिंग्स के बीच एक्सचेंज्ड थॉट्स ऑन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बारे में उन्होंने अपने थॉट्स चेंज किए, एंड थिंकिंग, और उसकी डिसेबिलिटी एंड थिंकिंग मतलब उसको लेके क्या विचार आते हैं माइंड में, उसके ऊपर उन्होंने थॉट्स एक्सचेंज किए एक दूसरे से। ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ पीपल ऑन दैम, और लोगों का उनके प्रति क्या रिएक्शन होता है इस चीज़ के ऊपर भी। मीट इन कैम्ब्रिज, ये कहाँ पे हुई थी मीट, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ पे है, इंग्लैंड में। वॉकिंग टूर थ्रो कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के थ्रू जो वॉकिंग टूर था, मतलब कैम्ब्रिज जाने के लिए जो वॉकिंग टूर था उसका एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया गया। कैम्ब्रिज कौन गए थे, अब जो स्टीफन हॉकिंग्स, उसी के बारे में उन्होंने, जो हमारे राइटर हैं उन्होंने उनसे पूछा कि उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ जब वो कैम्ब्रिज गए, ठीक है। तो उन्होंने एक एडवाइस दी, डिसेबल्ड हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, मतलब वो उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे तो मैंने आपके लिए ऐड नहीं किए। जैसे कि उन्होंने पूछा कि लोग जब उनसे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पूछते हैं तो उनको कैसा लगता है, तो वो बताते हैं कि मुझे कोई बैड फीलिंग नहीं आती, और बल्कि मतलब मैं खुश होता हूँ, या मतलब वो ऐसा कुछ नॉर्मल सा बिहेवियर होता है, मतलब ज़्यादा ना खुशी होती है ना गम, इस टाइप से, मतलब वो हर क्वेश्चन का पॉजिटिव रिप्लाई ही देते हैं। कौन, स्टीफन हॉकिंग्स। तो उनसे मिलकर जो हमारे राइटर हैं वो बहुत खुश होते हैं, और इवन उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये इतने पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपको स्टीफन हॉकिंग्स की पिक्चर आपको मैं दिखा दूंगी, जो हमारा थंबनेल होगा उसमें लगी होगी, तो आप देख लेना। तो जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो एडवाइस क्या देते हैं कि जो डिसेबल्ड हैं उनको कंसंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे, ना कि अपनी डिसेबिलिटीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर वो अच्छी, अपनी जिन चीज़ों में वो अच्छे हैं अगर उन पे कंसंट्रेट करेंगे तो उनको और भी निखार पाएंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो ये था हमारा लेसन, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। आवर नेक्स्ट लेसन इज़ लेसन नंबर 8, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने 7th क्लास में भी एक लेसन है हमारे पास, नेम इज़ अ टाइगर इन द हाउस। अ टाइगर इन द हाउस, ऐसे ही रस्किन बॉन्ड के हमारे पास मेरे ख्याल से 4 से 5 आएंगे, या पोएम्स कह लो या चैप्टर्स जो भी आएंगे जो पूरी एनसीईआरटी में, तो उनको हम अलग से भी एक बार देखेंगे जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड अपने आप में एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, इसमें क्या है, रस्किन बॉन्ड के यानी कि राइटर के अपने एक्सपीरियंस है मॉनसून सीजन के दौरान। रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर है, फर्स्ट नॉवल था इनका द रूम ऑन द रूफ। देखते हैं डायरी में क्या है। ही पोर्ट्रेज फ्यू एक्सट्रैक्ट्स इन हिज डायरी, कुछ एक्सट्रैक्ट यानी कि मौसम के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो डाले गए हैं इस डायरी में। द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉय एंड रिग्रेट्स, तो उन्होंने क्या डाला है,
साइलेंट यानी कि नेचर के मतलब गुप छुप से, छुपे हुए से, मिरेकल्स यानी कि जादू या चमत्कार, और लाइफ के छोटे छोटे खुशी और गम, इसके बारे में उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, जिसको हम पढ़ेंगे। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। फर्स्ट दिया है जून 24 फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट कंसील्स द हिल्स मेक्स हिम साइलेंट। तो मॉनसून मिस्ट क्या होती है? धुंध जो हो जाती है, ठीक है, धुंध, और वो क्या करती है? कंसील्स द हिल्स, मतलब हिल्स के ऊपर एक परत जमा देती है। कंसील होता है जो उबड़ खाबड़ चीज़ होती है उनको मतलब इक्वल सा कर देना, ठीक है। और मेक्स देम साइलेंट, अब साइलेंट भी हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है पक्षी वगैरह और सब छुप जाते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती, तो मेक्स देम साइलेंट। बिज्जू कॉलिंग हिज सिस्टर, उसको जो राइटर है उनको क्या आवाज़ आती है? बिज्जू उनके कोई आसपास होगा तो वो अपनी सिस्टर को बुला रहे होते हैं, उनको ये आवाज़ आती है। इतना कुछ इसमें ख़ास है नहीं। जैसे अब ये ध्यान रख लो कि यहाँ से जून फर्स्ट वीक से लेके अगस्त के एंड तक उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है इस टाइम पीरियड के दौरान, ये एक्सपीरियंस कब का है उनका? ये देखो, ऑथर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स इन मसूरी, जब वो मसूरी में थे, ठीक है। जून के लास्ट, मानसून कब स्टार्ट होता है? जून के लास्ट वीक से लेके अगस्त के एंड तक जो भी उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने वहाँ पे बताया। मसूरी में उनका क्या एक्सपीरियंस था नेचर को लेके, और जो फीलिंग्स होती हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो चेंजेस आते हैं नेचर में, उनके साथ ह्यूमन माइंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। सो 24 जून का मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डे है मॉनसून मिस्ट का, यानी कि धुंध है जो कंसील कर देती है हिल्स को एंड उनको साइलेंट कर देती है। उनको जो राइटर है उनको आवाज़ सुनाई दे रही है बिज्जू की कि वो अपनी सिस्टर को बुला रहे हैं। नेक्स्ट डे है जून 25। रेन इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, जो बारिश है वो गर्म है और ह्यूमिड होता है, उसमें मतलब चिपचिपापन है। नॉट दैट कोल्ड, इतनी ठंडी नहीं है। अनकंफर्टेबल इन, जैसे कि जब सपोज करो सर्दियों में बारिश आ जाती है तो अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि ठंडी होती है, तो इस टाइम पे अभी बारिश इतनी ठंडी नहीं है कि अनकंफर्टेबल लगे। फ्लावर्स कमिंग अप, मानसून में जो फ्लावर्स हैं वो अभी खिलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूरे में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं है। अब डायरी में से हम क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप खुद सोचो। एक आध देखो आपने, जैसे ये ऑथर डिस्क्राइब हिल स्टेशन वैली इन वन सेंटेंस, जो ऑथर हैं वो हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या बोलते हैं इसके बारे में? अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि ये पैराडाइज यानी कि हेवन या स्वर्ग, कि ये कैसा स्वर्ग है, मतलब ये नेचर के बारे में बोल रहे हैं, हिल स्टेशन एंड वैली के बारे में एक सेंटेंस में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जून 27 सीजनल विजिटर्स आ जाते हैं। सीजनल विजिटर जैसे लियोपार्ड, तेंदुआ, लीचीज यानी कि जोंक जो होती है, अलग अलग बर्ड्स आते हैं। स्कारलेट मिनी वेस्ट ये बर्ड है। सिट साइलेंटली अमंग लीव्स, जो कि लीव्स में चुपके से बैठ जाता है। इसी तरीके से जो सीजनल बर्ड्स हैं वो आना शुरू हो गए। 2 अगस्त को छत पे उनको बारिश की जो आवाज़ आती है, ना कोई स्टॉर्म है ना थंडर है, सिर्फ बारिश ही बारिश है, इस तरीके से बता रहे हैं। 3 अगस्त को बारिश रुक जाती है, क्लीन एंड प्योर सनशाइन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बारिश बंद होती है। अलग अलग मतलब टाइम पे अलग अलग एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। तो बारिश जब बारिश रुकने के बाद सनशाइन आती है। सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश कमिंग, विस्लिंग थ्रश जो है एक पक्षी है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आ रही होती है ऑथर को, जो बहुत अच्छी लगती है। 12 अगस्त को क्या होता है? नॉन स्टॉप रेन फॉर मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा बिना रुके बारिश होती रहती है। 31 अगस्त क्या है? लास्ट डे ऑफ अगस्त, पीक ऑफ मॉनसून, मॉनसून का पीक है। कोबरा लिली सीड्स आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली फ्लावर होता है, उसके सीड्स जो हैं वो रेड हो गए। सिग्निफाइंग दैट रेन आर कमिंग टू एन एंड, इससे क्या सिग्निफाई होता है कि जो बारिश है वो
ख़त्म होने वाली है, यानी कि अब मॉनसून का जो एंड है वो होने वाला है। अब देखो राइटर इसी टाइम पे यानी कि 31 अगस्त को राइटर रिसीव करते हैं अ चेक इन अ मेल, डोंट किल इट, मतलब और उसको उसमें उनको पैसे चेक यानी कि पैसे मिले हैं, जाहिर सी बात है, तो राइटर उस पर खुश होते हैं कि वो ना तो इतना ज़्यादा है और लेकिन उनका काम चल सकता है। ठीक है, अब उन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर होती है राइटर की, वो डांटती थी या डांटती है कि डोंट किल इट, बच्चों को डांटती है कि मत मारो, किसको, चुछुंदर्स को, चुछुंदर्स आर लकी, चुछुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। मतलब जैसे हम कोई हर रिलीजन में हर कल्चर में अलग अलग से मनी का साइन किसी को माना जाता है, जैसे बुद्धा की जो मूर्ति लेके आते हैं घर पे कि भाई हाँ हमारे घर में मनी एंड प्रोस्पेरिटी आएगी, इसी तरीके से अलग अलग जैसे कछुए का भी ट्रेंड है आजकल, आपने देखा होगा कि घर में कछुआ लेके आओ, या सेठ जी हैं उनके गले में जैसे सिक्कों की माला होती है, मतलब इस टाइप से के। तो जो उनकी ग्रैंड मदर क्या बोलती थी कि जो छुछुंदर्स हैं, छुछुंदर्स एक तरीके से मंकी की प्रजाति होती है कि वो लकी होते हैं, उनको घर में रखने से पैसे आते हैं। तो वो बच्चे हैं उनको बच्चों को वो डांट रही है कि छुछुंदर्स को मारो मत, वो लकी होते हैं क्योंकि उनके होने से पैसे आते हैं। अब है यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो, तो वो बर्ड मतलब कौन सा एनिमल था, वो छुछुंदर सा, इस तरीके से। अक्टूबर 3 विंटर रेन, स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, इवनिंग गोल्डन लाइट्स इन हिल्स। मतलब जो शाम है वो कैसी दिख रही है, सुनहरी सी दिख रही है, बारिश हल्की हल्की होती है। ठीक है, मतलब राइटर के आसपास नहीं हो रही लेकिन ऊपर मतलब पहाड़ों में और ऊपर जाएं तो बारिश हो रही है, और जो शाम है वो सुनहरी सी है, जैसे सूरज जब सनसेट होता है तो कैसी होती है शाम, गोल्डन सी दिखाई देती है आसमान में, इसी तरीके का है। 26 जैन विंटर रेन मेक्स द ऑथर मोर लोनली। जो विंटर की बारिश है वो राइटर को और अकेला कर देती है, क्योंकि जो उनका फ्रेंड है, फ्रेंड हु स्टेज विद हिम, जो उनका फ्रेंड रुकता है उनके साथ रहता है, वो जा चुका है, इसलिए उनको अकेलापन फील हो रहा है। किसको, ऑथर को। राइटर बोलते हैं कि ट्रीज़ जो हैं अब वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि मॉनसून में शुरुआत होती है तो अब ये एंड आ गया मॉनसून का, तो अब वो ग्रीन नहीं रहे। मार्च 23 एंड ऑफ द विंटर, ब्लैकेस्ट क्लाउड आइस इन रेन। ठीक है, तो अब राइटर क्या बोल रहे हैं कि विंटर का एंड आ चुका है, बिल्कुल काले घने बादल हैं, बारिश है। व्हेन आई राइट, और जब मैं लिख रहा हूँ, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जब मैं देख रहा हूँ तो क्या है, मेरे सामने ही एक रेनबो बन जाता है आसमान में। जब मैं लिख रहा हूँ आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, मैंने एक आसमान में रेनबो देखा जो मेरे सामने ही बना। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस थे राइटर के कि वो उदास होते हैं किसी के जाने से, उनको कैसी आवाज़ आती है, बाहर से विस्लिंग की आवाज़ आती है, पहाड़ शांत हो जाते हैं, सुनहरा आसमान दिखाई देता है। मतलब नेचर के साथ उनका राइटिंग के टाइम पे अलग अलग एक्सपीरियंस ये बताया गया है इस लेसन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड में हम देख लेते हैं इनके राइटर्स अच्छे से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेसन द समिट विद इन एलूवालिया, इन्होंने ये चढ़े थे माउंट एवरेस्ट, इनको ऐसे ही आप ध्यान रखो, समिट विद इन। ठीक है, अब जोडीज फोन है डियर का बच्चा। ठीक है, वो बहुत ही, अब इससे यहाँ से ये लगाओ, देखो बच्चा फोन है बहुत शरारती, अपनी मर्जी से किनन यानी कि कहीं भी, रोलिंग यानी कि घूमता रहता है। ठीक है, कहीं भी घूमता रहता है, ऐसे कर लो। जोडी का जो फोन है अपनी मर्जी से, मरजोरी कहीं भी, किनन और रोलिंग यानी कि घूमता रहता है। ठीक है, कहीं फोन, जोडीज फोन अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता रहता है क्योंकि वो शरारती है। अ विजिट टू कैम्ब्रिज, इनको ध्यान ही रख लो तो ज़्यादा बेटर है आप। फिर दोस्त कंगा राइटर हैं और जिनके साथ उनकी कन्वर्सेशन होती है वो है स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, रस्किन बॉन्ड, इनके 7th क्लास में था हमारे पास लेसन
अ टाइगर इन द हाउस, इसको भी आप ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा कुछ इनमें ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको अच्छा लगा। हमारी 8th क्लास की जो हनी ड्यू बुक है वो कंप्लीट हो गई है। पोएम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस बुक में हनी ड्यू में ओनली पोएम्स एंड ये चैप्टर्स थे, चैप्टर्स हमारे हो चुके। पोएम्स हम एक ही वीडियो में कर देंगे कवर। नेक्स्ट रह जाएगी एक और बुक, उसमें भी आई थिंक 5 लेसन्स हैं, तो वो भी कर लेंगे। इस वीक में हम 8th NCERT कंप्लीट कर देंगे और उसके PYQs करेंगे। आई होप आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।